इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर लोगों के मन में कई तरह की दुविधाएं होती है। वो और उन दुविधाओं के सभी समाधान तो हम एक दिन में नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ हल हम ज़रूर हर एपिसोड में लाकर लेने की कोशिश करते हैं। और आज उन्हीं समाधानों को हल करने के लिए, उन्होंने समाधान देने के लिए आज हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है। रुंगटा सिक्योरिटीज़ के सीईओ हैं और जाने माने फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। आज उनके साथ चर्चा की जो शुरुआत होगी एक अहम विषय के साथ होगी, काफ़ी गंभीर चर्चा होगी। सबसे पहला जो मेरा सब्जेक्ट और सवाल रहेगा हर्षवर्धन सर, कि आम लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, या जो कोई और काम करते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मुझे जैसा लगता है कि एक गैम्बल की तरह हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में भी पैसे बना ले, लॉन्ग टर्म में भी पैसे बना ले, लेकिन बिना जानकारी, बिना किसी के कहे सुनी पे हो सकता है 2-4 बार प्रॉफिट हो जाए 10, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगातार कंसिस्टेंटली पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम है और एक टीडियस काम भी है। आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? क्या ये सही है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए जाना ज़्यादा सही है? देखिए विश्वा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर एक इंसान को एक सिटी से, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हम ये मानते हैं कि आप ट्रेन में अगर जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह सफर पूरा कर सकते हैं। यही सफर आप गाड़ी से भी कर सकते थे, जिसको जो चलानी आपको आती है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, ज्यादा आराम से पहुंचूंगा। अब आप और मैं जो ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, क्या हम वो ट्रेन चलाना जानते हैं? हम वो ट्रेन चलाना नहीं जानते, लेकिन हमें ये विश्वास है कि ये ट्रेन अगर से मैं लेता हूं तो मैं एक शहर से दूसरे शहर आराम से पहुंच पाऊंगा। तो इसी तरह अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको कंपनी इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, विच मीन्स जो इन डेप्थ रिसर्च करनी होती है, कब शेयर्स खरीदने कब बेचने, उन कंपनी को ट्रैक करना पड़ता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज दो कारणों से हो सकता है। एक है क्योंकि आपने आपने कहा कि नौकरी पेशा लोग, तो वो अपने काम में, आप अपने काम में बिजी रहने वाले हैं, क्या आपको उतना वक्त मिलेगा कि आप हर कंपनी को ट्रैक कर सकें? अगर नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? दूसरा बात है, अगर आपको आता ही नहीं ट्रैक करना, आपकी वो फील्ड नहीं है, लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने के लिए, तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको क्या करना है? अपने पैसे अगर म्यूचुअल फंड्स को दे देते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स का काम ही वो है कि वो पूरे टाइम 24 घंटे, पूरी वो टीम जो है, पूरी फंड हाउस एक ही काम करता है कि कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कौन से में से निकल जाना है, कब निकलना है, कब इन्वेस्ट करना है, वो ये ट्रैकिंग आपके बिहाफ पे करते हैं और एक छोटी सी फीस लेते हैं। तो एक इन्वेस्टर को ये तय करना है कि क्या मेरे में वो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड नॉलेज कि मैं खुद से कर सकूं। अगर आप कर सकें तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं और फिर भी आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है, जहां पे किसी और एक्सपर्टीज पे, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज में एक छोटे से कॉस्ट दे के मेरा काम पूरा हो जाता है। स्टॉक मार्केट में करीबन 6,000 कंपनियां लिस्टेड है। कौन सी कंपनी खरीदनी, कब खरीदनी, ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च लगता है और लोगों की जिंदगी निकल जाती है इसकी रिसर्च करने में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड का रास्ता बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर आपके भी आपको सब कुछ कर रहे हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 30 कंपनियों में पैसा डिवाइड हो जाता है। तो सब कुछ ऑटो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, तो फिर क्यों आप इक्विटीज में इन्वेस्ट खुद से करना चाहेंगे? अगर आप में एक्सपर्टीज है, बेशक करिए, अगर नहीं है तो फंड हाउस को दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक्सपर्टीज भी है और उतना वक्त भी दे सकते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज जिनका काम ही दिन रात वही है, उनको दे दीजिए, ऐसे प्रोफेशनल के हाथों में पैसे दे दीजिए जो आपको बेहतर रिटर्न करेंगे और नुकसान की गुंजाइश भी कम रहेगी। क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वगैरह भी जब यहाँ पे सटीक अनुमान नहीं लगा पाते बाजार को, तो आम लोगों के लिए तो और कितना मुश्किल काम है। तो एक गैम्बल ना करें आप, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बिजनेस के तौर पे अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म आपका विजन रखना ही पड़ेगा। सर अब एक चीज़ सवाल तब ये है, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि किन के लिए डायरेक्ट और किन के लिए उनको म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए जाना है। अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अगर चुनाव करना हो तो आपको क्या लग रहा है, कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए? क्या बेहतर है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्या? तो देखिए, ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, विच मींस वो यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड है, कि उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक एक म्यूचुअल फंड का बास्केट है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, विच मींस आपको और मुझे अगर खरीदना है तो वो यूनिट्स में एक्सचेंज पे जाके मैं खरीद सकता हूँ और वो मेरे डीमैट अकाउंट में आते हैं।
यही चीज अगर मैं एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता और मैं फंड हाउस के पास डायरेक्टली जाता हूं, तो वो म्यूचुअल फंड हो गया। अमूमन आप देखेंगे कि अगर गोल्ड ईटीएफ है या कोई और ईटीएफ है, वो आप अगर फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, फंड हाउस जाके ईटीएफ ही खरीदता है, लेकिन वो उसके लिए आसान हो जाता है, मतलब फंड हाउस के लिए मैनेज करना आसान होता है। ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ईटीएफ का जो परचेज सेल प्राइस वगैरह है वो आपको खुद को मेंटेन करना रहता है, क्योंकि आपके डीमैट में होगा। जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदते हैं तो उसका एनएवी जो है वो म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स में मिलता है। तो कभी हिस्टोरिकल डेटा आपको निकालना है, आप मान लीजिए अभी इन्वेस्ट किया आपने और 4 साल बाद आपको उसको आप बेचते हैं, तो 4 साल का आपका कॉस्ट क्या रहा, परचेज कॉस्ट, ये सब सब वहां पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो ईटीएफ का वो परचेज रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मैन्युअली मेंटेन करना पड़ेगा, या आपके ब्रोकर आपको वो देंगे जो सिस्टम पे है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं म्यूचुअल फंड प्रेफर करता हूँ फ्रॉम द कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट। ईटीएफ भी पर्पस वही सॉल्व करता है। और ईटीएफ में एक और इशू है कि जब आप खरीद बेच करते हैं, उसकी आई एनएवी, जो उसकी फेयर एनएवी होनी चाहिए, वो अलग हो सकती है, और जिस पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो अलग हो सकती है। तो इसका भी थोड़ी नॉलेज होना ज्यादा आई मीन बेटर जरूरी है। अगर इन सब चीजों से आपको सिंपल रखना है चीजें, तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यस, उसमें डबल लेग होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया उनका एक्सपेंस रेशियो होगा, म्यूचुअल फंड ईटीएफ में खरीदता है तो ईटीएफ का थोड़ा एक्सपेंस रेशियो होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आपने ईटीएफ डायरेक्टली खरीदा है तो ईटीएफ का ही खाली कॉस्ट लगेगा। सो कॉस्ट एक फैक्टर बनता है जिसके बेसिस पे लोग ईटीएफ प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस से इसकी तुलना करेंगे तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इज फार मोर कन्वीनियंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड हिस्टोरिकल डेटा मेंटेनेंस पर्पसेस। ओके, तो चलिए, तो ये तो आपने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के, जो इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें बहुत सारे वो फंड्स या ईटीएफ बहुत सारे रख लेते हैं। इसका चुनाव कैसे करना चाहिए, कि एक कैटेगरी या फिर एएमसी का डाइवर्सिफिकेशन, उसके बारे में भी उनको गाइड कर दीजिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम म्यूचुअल फंड की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि आप स्कीम्स को शेयर्स की तरह अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चालू कर देते हैं। तो हमने कई पोर्टफोलियोज देखे हैं जिसमें 20 25 30 स्कीम्स आ जाती हैं। तो इतनी जरूरत है ही नहीं। अगर आप प्योर पर्पस के लिए अगर देखेंगे कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपको अपना एलोकेशन डिसाइड करना है कि आपका आपका इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा आपके लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा, स्मॉल कैप में जाएगा। बेसिकली पूरे मार्केट को अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे देखें तो 3 बकेट्स में सेपरेट किया गया है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। अगर आप उसे और कोई फिल्टर्स लगाते हैं, मान लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसका एक अलग बास्केट बन जाता है, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अलग अलग सेक्टर, अगर उसको उस तरह से भी अगर उसको सेग्रेट करेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स की आपको एक कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 5 फंड टोटल में अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, आपका काम पूरा हो जाता है। जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो पूरा हो जाता है। आपको उससे ज्यादा स्कीम्स की बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। आप अगर महीने का 10,000 कर रहे हैं या महीने का 10 लाख रुपया कर रहे हैं, 5 स्कीम आपका काम पूरा कर सकती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि महीने का 3 लाख रुपया कर रहा हूं तो मेरे पास 15 स्कीम होनी चाहिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप महीने का 10,000 कर रहे हैं या महीने का 10 लाख रुपया कर रहे हैं, 5 स्कीम से आपका काम हो जाता है। उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से यहाँ पे आपको बचना है सर। तो अभी अगर वो 5 स्कीम करनी है तो कुछ उसमें ऑप्शन दे दीजिए ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी। देखिए, आपको कैसे डिवाइड करना है अपने पैसे। मैंने कहा 3 मार्केट सेगमेंटेशन है। बाय एंड लार्ज पूरी जो सारी कंपनियां हैं वो 5 ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक है लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। ठीक है, अगर आप अपने पैसे अगर इन 3 सेगमेंटेशन में भी लगाते हैं, जिसमें ज्यादा ज्यादा आई मीन ऑफ कोर्स इन्वेस्टर के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो का अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। मान लीजिए 50% आसपास लार्ज कैप में होना चाहिए, 30 40% आप मिड कैप में लगा सकते हैं, और बाकी के पैसे जो हैं वो आपको अगर स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना है 10% का तो स्मॉल कैप ले सकते हैं। आप चाहें तो और वैल्यू टाइप की स्कीम्स ले सकते हैं, वो वैल्यू फंड्स ले सकते हैं, आप इंटरनेशनल फंड्स ले सकते हैं। बस इतना आप करेंगे उतना काफी है। तो इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा मार्केट आपने कैप्चर कर लिया अगर आपने 4 या 5 स्कीम्स ले ली तो। ओके सर, आज के नए यंगस्टर्स हैं वो न्यू एज एसेट में, खास करके क्रिप्टो वगैरह में उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए विश्वास, मेरी पर्सनल राय क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट्स को लेके बहुत नेगेटिव है। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ।
फर्स्ट थिंग आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उस सामने वाले प्रोडक्ट को एसेट बोल रहे हैं, तो वो एसेट कैसे है? आप करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, तो करेंसी, हाउ डू यू कॉल इट करेंसी? करेंसी इशू करने का जो राइट है वो गवर्नमेंट्स का ही है। आप और मैं बैठ के कुछ भी चालू कर दें और उसे करेंसी का नाम दे दें, आई थिंक दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दूसरी बात है कि उसका अंडरलाइंग एसेट बेस क्या है। तीसरा, रेगुलेशंस क्या है। सो आज आपकी खुद की सरकार ये कह रही है कि हम क्रिप्टो एसेट्स को रिकग्नाइज नहीं करते, आप क्रिप्टो करेंसीज को रिकग्नाइज नहीं करते। तो जब आपकी सरकार खुद आपसे कह रही है कि हम उसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं और उस पर बहुत पीनल टैक्सेशन लगाए गए हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपको समझनी है कि अगर कुछ गलत होता है आपके साथ में, तो आप उसके रेगुलेटर कौन है, इस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? तो आपके पास अगर कुछ गलत होता है तो आप किसके पास जाके शिकायत करेंगे? इसके रेगुलेशंस कौन बना रहा है, इसके नियम कानून कौन बना रहा है? तो कोई भी इंडियन रेगुलेटर नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट्स, डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट कर रखा है। तो ऐसे प्रोडक्ट में, एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, क्या आप सच में उसे एक इन्वेस्टमेंट कहेंगे? आप शायद अपने आप को तसल्ली दे दें कि एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू है कि आज जब आप बेच रहे हैं, क्यों आप उसे एसेट बोलते हैं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, कल मैं उसे बेच सकता हूं, मुझे उसकी एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये क्या है? ये बेसिकली एक आदमी के हाथ से निकल के दूसरे पे जा रही है और दूसरे के हाथ में निकल के तीसरे में जा रही है। इसका वैल्यूएशन कैसे हो रहा है? व्हाट इज द अंडरलाइंग एसेट? नोबडी नोज। सो मैं डिस्करेज करूंगा ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो रेगुलेटेड नहीं हो और जिसकी आपकी गवर्नमेंट आपको उसे रिकग्नाइज नहीं करती है। जितना भी लुभावना लगे, स्टिक टू एसेट्स विच आर रियल एसेट्स, मतलब इन द सेंस उसमें आपको रेगुलेशंस हैं, उसके अंडरलाइंग एसेट्स हैं। आप शेयर्स खरीदे तो कंपनी की एक वैल्यूएशन बनती है, उसके सामने शेयर्स की प्राइस आती है। आप शेयर्स खरीद रहे हैं, आप कंपनी में एक हिस्सा ले रहे हैं, एक टैंजिबल हिस्सा ले रहे हैं कंपनी में, राइट? तो दीज आर द एसेट्स दैट यू शुड क्रिएट। अच्छी हैबिट यंगस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली, अच्छी हैबिट आप अगर शुरुआत में ही लेते हैं तो आपकी जर्नी अच्छी हो जाती है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपने शुरू में बहुत एक्साइटमेंट वाले प्रोडक्ट्स ले लिए, जिसमें आपको ये क्रिप्टो एसेट्स या डिजिटल एसेट्स वगैरह ले लिए। 5-10 साल बाद आपको रियलाइज होता है ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपने जो वक्त गवाया है 5 या 10 साल, वो कंपाउंडिंग में कितना असर आपको एंड में करेगा, वो आपको कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं तो पर्टिकुलरली ध्यान दीजिए कि अच्छे नोट पे शुरू करें, सही तरीके से शुरू करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। चलिए, ये अच्छी गाइडेंस है सर। एक सवाल और, आज लोगों में बहुत क्रेज होता है, यंगस्टर्स में भी बहुत क्रेज होने लगा है कि जल्दी रिटायरमेंट, हालांकि रिटायरमेंट नहीं, लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं। तो अगर किसी के पास वो कॉर्पस तैयार हो गया है और वो उससे रेगुलर इनकम चाह रहा है, जो भी छोटा कॉर्पस हो बड़ा हो उनके हिसाब से, तो कैसे रेगुलर इनकम पाने के उस कॉर्पस से क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और सिर्फ सेफ तरीके भी, और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे अगर आपका उससे इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो? जी विश्वा, ये पहली बात तो जो यंगस्टर्स का जो नया कॉन्सेप्ट है कि रिटायर अर्ली, आई थिंक ये इस पे थोड़ी उन्हें सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आइडियल कॉर्पस कितना होना चाहिए वो एक बहुत डिबेट है उस पे। कि आप मान लीजिए अगर 45 पे या आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपकी जो बैलेंस रिमेनिंग लाइफ है, आप अगर एक एवरेज 80 ईयर्स की लाइफ स्पैन भी लेते हैं, तो आपके पास 35 साल हैं जो आपको बिना कमाए, आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, 45 से 80 तक, 45 साल तक आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो सोचिए कितना, और वो भी पीरियड में इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायर अर्ली जो है वो बहुत ही वेग है। और इनफैक्ट ये सब है ना, ये सोशल मीडिया वगैरह के सब ब्रेन वॉश किया हुआ कॉन्सेप्ट है। रिटायर अर्ली एक्चुअली सोचना नहीं चाहिए। आप 25 साल की उम्र में कमाना चालू करेंगे तो 20 साल आपने कमाया और 35 साल आपको वो पैसे यूज करने हैं, कैसे पॉसिबल है? तो एनीवेज, अगर कोई सोचता है कि भाई उनके पास इनफ कॉर्पस हो गया है और वो आज 45 में रिटायर हो सकते हैं या 50 में रिटायर हो सकते हैं, जो भी उनका अर्ली रिटायरमेंट है, तो उसमें आपको रेगुलर इनकम चाहिए। रेगुलर इनकम में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है कि ये कॉर्पस मुझे कितनी उम्र तक लास्ट करेगा, विच मीन्स ये कब तक मेरे पास रहेगा, और एग्जॉस्ट खत्म होने तक 80 साल की उम्र तक रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा, हर साल रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, राइट? आज जब आप रिटायर में, मान लीजिए आपको ₹1,00,000 महीना चाहिए, लेकिन अगले साल 45 की उम्र में आपको ₹1,00,000 महीना चाहिए था। 46 में वो ₹1,00,000 नहीं होगा, वो ₹1,06,000 महीना हो जाएगा या ₹1,07,000 महीना होगा। फिर 47 की उम्र में और ज्यादा बढ़ते रहेगा।
तो आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए अपना कैश फ्लो प्लान करना है, और उस बेसिस पे आप कॉर्पस को एनालाइज करेंगे कि इतना कॉर्पस है कि नहीं आपके पास। ये पहली बात। जो आपका एक्चुअल सवाल था वो ये है कि वो कॉर्पस पे कैसे रेगुलर इनकम जनरेट करें। तो इसमें देखिए दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अगर कॉर्पस अच्छा है तो आप कोई रियल एस्टेट खरीद लें और उसके ऊपर रेंट आते जाए आपको। हालांकि रेंटल यील्ड्स की अगर हम बात करें तो इतने हैंडसम नहीं है। अगर रेसिडेंशियल पर्टिकुलरली आप बात करें तो 2% से 3% के बीच में रेंटल यील्ड आती है आपको। लेकिन वो एक रेगुलर इनकम हो जाती है जो आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हैं कि हर साल आप अपना रेंट भी बढ़ा सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्टेड इन दैट सेंस रहता है कि भाई कैपिटल इधर उधर नहीं जाएगा, एक रेगुलर इनकम आपको आती रहेगी। इट्स नॉट द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी, बिकॉज रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है कि आप फिक्स डिपॉजिट करें, कोई बॉन्ड्स लें जिसपे इंटरेस्ट आता रहे, लेकिन वो सफिशिएंट इनवेरिएबली होता ही नहीं है कि आप जितना भी कॉर्पस लगा दें सिर्फ ब्याज अगर आप कमाना चाहेंगे तो उससे पूरा रिटायरमेंट निकलता नहीं है। जो मोस्ट एफिशिएंट वे लगा है जो आज की तारीख में इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें, थोड़ा रिस्क रहेगा, वो है आप कोई भी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वहां से आप SWP करें, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें मार्केट लिंक्ड होता है आपका कॉर्पस, तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन अगर आप विड्रॉल परसेंटेज अगर 4% पे रखते हैं जो भी आपका कॉर्पस है, आप ऐसा डिसाइड करें, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपने कॉर्पस रख रखा है, आप ऐसा डिसाइड करिए कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में मैं 4 लाख से ज्यादा नहीं निकालूंगा 1 करोड़ पे, 4% के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा, मार्केट फ्लक्चुएट भी अगर करता है तो लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, ये ऐसा अनुमान लगाते हैं, हालांकि गारंटी नहीं होती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, एट द सेम टाइम आपको एक फिक्स्ड इनकम आते रहे। लेकिन इसमें ये रेशियो इंपॉर्टेंट है कि 4% से ज्यादा का विड्रॉल लिमिट ना लगाएं, और अगर ज्यादा लगाते हैं और मार्केट अगर गिरता है या रिटर्न नहीं देता तो शायद आपका कॉर्पस जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक फिक्स्ड एन्युटी प्लान्स भी होते हैं, इमीडिएट एन्युटी प्लान्स, पेंशन पॉलिसी समझ लीजिए जो आप इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं, वो आपको आजीवन एक पर्टिकुलर पेंशन देते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलने चाहिए, वो जरूरी है। आपको आज तो सफिशिएंट है, 10 साल बाद जो आप मांग रहे हैं पैसा महीने का उतना ही अगर आते रहेगा तो आपके खर्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ाते रहेगा। तो ये बहुत डेलिकेट टॉपिक है, बहुत डिटेल में पर्सनलाइज्ड मैनर में उसे आंसर किया जा सकता है। जेनरिक में मैंने आपको बता दिया, लेकिन पर्सनलाइज जब उसको करने जाएंगे तब कॉम्बिनेशन अलग हो जाते हैं। इन प्रिंसिपली मैं कहूंगा कि जब आप काम करना शुरू करें आप अर्ली रिटायरमेंट को टारगेट ना करें। आप ये प्लान करें कि आप पूरी जिंदगी भर कमाते रहेंगे या काम करते रहेंगे, तब जाके जो है सही तरीके से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि खाली घर खाली दिमाग शैतान का घर। आप रिटायर होके करेंगे क्या? सो बिल्कुल। ये भी सोचना है, तो इससे अच्छा तो काम करते रहें, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी रहेगी, आप मेंटली भी हैप्पी फील करेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो ये बेटर है। अर्ली रिटायरमेंट में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है जो अपनी पूरी रिटायर्ड लाइफ को उस कॉर्पस में पूरा कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जाके आप 60-70 की उम्र में कॉर्पस खत्म हो जाएगा, फिर आप काम में वापस आ भी नहीं पाएंगे। ओके, और अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से काम कीजिए, ये नहीं कि पूरी तरह से घर बैठ जाए, जो आपको जो पसंद है वो काम करें, और उसके लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने अच्छे एडवाइस दिए। लेकिन अब जाते जाते आपसे आपने जो 5 अहम कैटेगरी दी, उस कैटेगरी के पॉपुलर फंड्स के बारे में अगर बता दें तो लोगों को आसानी होगी। लार्ज कैप, मिड कैप या वैल्यू फंड्स, उसमें क्या आपके पसंदीदा फंड्स हैं? विश्वा, मैं लार्ज कैप में सजेस्ट करूंगा कि या तो आप फ्लेक्सी कैप के जरिए जाएं या तो एक इंडेक्स फंड के जरिए जाएं। सो फ्लेक्सी कैप अगर लेते हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ फ्लेक्सी कैप, क्योंकि उनका एलोकेशन अमूमन लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होता है। तो इसमें आपके 2-3 फंड ऑप्शंस हैं। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप। ये हैं 3-4 फंड्स जो लार्ज कैप में आप कंसिडर कर सकते हैं, और इनका ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में, इसीलिए हम इसे लार्ज कैप की कैटेगरी दे रहे हैं। मिड कैप में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक आप एक्टिव फंड ले लें और एक पैसिव फंड ले लें। सो एक्टिव फंड वो होगा जो फंड मैनेजर खुद के कैपेबिलिटीज या खुद की रिसर्च के बेसिस पे पोर्टफोलियो क्रिएट करके मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फंड मिड कैप में ऐसा हो गया कि भाई अगर 150 कंपनियां मिड कैप में है तो पूरा का पूरा आप ले लीजिए इंडेक्स के रूप में। अगर मिड कैप ऊपर जा रहा है, पूरा इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट बना रहे हैं, नीचे जा रहा है तो आप लॉस कर रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव दोनों की स्ट्रैटेजी आप मिड कैप में लें। तो इंडेक्स फंड में आपके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, और एक्टिव फंड में व्हाइट ओक मिड कैप फंड एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो 3 फंड्स मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। एक आप मल्टी कैप ले सकते हैं, मल्टी कैप जो लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों में इन्वेस्ट करता है।
तो इससे आपको थोड़ा ओवरलैप होगा कि लार्ज एंड मिड कैप का आपको ओवरलैप होगा, लेकिन स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो इसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एक ऑप्शन है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड वो होते हैं जो मार्केट में जिसकी वैल्यूएशन, जो कंपनी जिन वैल्यूएशन पे मिल रही है वो रीजनेबल है, या निफ्टी इंडेक्स के लोअर वैल्यूएशन में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसमें आपको ये तय होता है कि आपने सही वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे आपने शेयर्स खरीदे हैं। तो उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे 3-4 कंपनीज, और एक ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फंड जो आज की तारीख में फ्रैंकलिन यूएस फंड पैसे एक्सेप्ट कर रहा है। जब आप उसमें एलोकेट करते हैं पैसे, इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरी ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट होता है, तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट के लिए अच्छा एडिशन है आपके पोर्टफोलियो में। तो फ्रैंकलिन यूएस इक्विटी फंड एक्सेप्ट कर रहा है पैसे आज की तारीख में, तो आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो पूरी पूरी बास्केट बता दी और उसके पॉपुलर फंड्स भी आपने बता दिए, सजेस्ट कर दिए हैं लोगों को। सर जाते जाते कोई ऐसी थीम बाजार में जो आपको पसंद आ रही हो, कि बहुत सारे लोग थीम को भी चेज करते हैं, वो थोड़े से जो इन्फॉर्म्ड हैं उनके लिए अगर कोई थीमेटिक चीज़ें आपको लग रहा है जो ये थीम चल सकती है, उसके आधार पर जज उनको करने देते हैं? विश्वास, 2 थीम्स मुझे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉमिसिंग लगती है। ओके, एक है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का आज की तारीख में बहुत ज्यादा फोकस है टू मेक इट अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो प्रमोशन किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया का पूरा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशंस कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे जोर बहुत दिया जा रहा है। तो ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग थीम अच्छी लगती है, अगर आप उसे सही तरीके से समझ सकें, सही आइडेंटिफाई कर सकें, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम मुझे अच्छी लगती है। दूसरी थीम जो मुझे अच्छी लगती है वो है कंजम्पशन। सो भारत में आज की तारीख में इनकम जो है लोगों की बढ़ रही है। वी आर लार्जेस्ट मिडिल मिडिल एज पीपल भी हमारे पास है, वर्क फोर्स में और लोग आने वाले हैं। सो यंगेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। सो अगर हम कंजम्पशन देखें तो आज की तारीख में जो आप अभी हम इस शो में भी बहुत सारी बातें की कि जो यंगस्टर्स हैं उनका पूरा रवैया अलग है, उनका पूरा है ना तरीका खर्चा करने का, सेविंग्स करने का अलग है। आज देखेंगे कंजम्पशन पे बहुत एम्फोसाइज किया गया है। लोग एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, वो हॉलीडेज पे ज्यादा जा रहे हैं। सेविंग्स कम करें चलेगा, वो रियल एसेट्स इतना नहीं बना रहे, वो घर वगैरह नहीं खरीदते हैं, वो रेंट पे रहना चाहते हैं, गाड़ी नहीं खरीदते हैं, ओला उबर में चाहते हैं। तो वो स्पेंडिंग इकोनॉमी पे ज्यादा जा रहे हैं। जो हमारे पेरेंट्स से एक जनरेशन ऊपर थी, वो सेविंग ज्यादा करते थे, खर्च कम। आज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें देखें खर्चा ज्यादा है, सेविंग्स कम है। तो मुझे लगता है ये राइजिंग इनकम और जो मिडिल एज लोग हैं, यंग एज है हमारी पॉपुलेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंजम्पशन थियरी जो है वो मुझे अच्छा लगता है। तो कंजम्पशन फंड्स हैं जो सिर्फ कंजम्पशन कैप्चर करने वाली, लाइफस्टाइल कैप्चर करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक थीम मुझे अच्छी लगती है, और एक मैन्युफैक्चरिंग थीम इंडिया स्पेसिफिकली मुझे अच्छी लगती है। ओके, और ये आज हिलियस कैपिटल के सीईओ से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है ना, और ख़ास करके जो जेन जी नए जनरेशन है उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, वो आज में जीना पसंद करते हैं, और वो नई नई न्यू एज कंपनीज़ को, जो कंजम्पशन थीम वाली कंपनियां, उनको सपोर्ट कर रही है। और वही आज ही आपने भी वही राय दी है कि ये दोनों थीम आपको भी पसंद आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंजम्पशन स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आप लगातार ट्रैवल पे रहते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद बिजनेस 24 की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर विश्वा, थैंक यू सो मच। चलिए, म्यूचुअल फंड के फंडा इस शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।